हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शीला एंड वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं जितने भी आज तक यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में जो भी पास्ट ईयर पेपर में पूछे गए हैं मार्केट से जो क्वेश्चन आए हैं आज तक। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे इस वीडियो को देखने के बाद उनकी क्वेरी रहेगी कि मैम आप हिंदी में करवा दीजिए। देखिए हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता, सिर्फ आपकी मेंटलिटी होती है कि हिंदी में कर रहे हैं इंग्लिश में। मैं आपको एक एक शब्द हिंदी में बोलकर बताऊंगी और अच्छा भी यही रहेगा कि अगर आप पेपर को सोल्व करो इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी दिक्कत रहती हैं जिससे उसका सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इन द एडजस्टमेंट डायग्राम, अभी डायग्राम इससे आगे दिखाऊंगी मैं आपको, ये थोड़ा सा यहाँ पर पेन के साथ है ना तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। गवर्नमेंट शुड फिक्स द प्राइस, वो करेगी गवर्नमेंट फिक्स करेगी प्राइस एट द विच द फॉलोइंग पॉइंट्स, उस पॉइंट्स के ऊपर टू मेक मोनोपोली रिजल्ट, वो करें मोनोपोली के अंदर ऐसा रिजल्ट बने जिससे सोशली ऑप्टिमल आउटपुट हो उसके, या जो आउटकम बोलो या आउटपुट बोलो तो करेंगे जो समाज के लिए सही हो। गवर्नमेंट ऐसा प्राइस डिसाइड करेगी, है तो मोनोपोली, लेकिन मोनोपोली के अंदर गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्राइस डिसाइड करेगी जिससे जितना समाज चाहता है आउटपुट हो उसके, सोशल समाज के लिए जो आउटपुट हो ऑप्टिमम हो। तो वो करें कि वो कौन सा आउटपुट होगा। तो चलिए देखते हैं इससे आगे जो डायग्राम है। अब इस डायग्राम को आप देखिए, डायग्राम क्या कर रहा है यहाँ पर। इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड रुकिए। इस डायग्राम में आप देखिए कि ओ एक्स पर हमने आउटपुट को लिया है, ओ वाई पर कॉस्ट एंड प्राइस, दो चीज़ों को लिया गया है। आप सभी जानते हो कि ये मार्जिनल कॉस्ट है और ये एवरेज कॉस्ट है, जहाँ पर एम सी इक्वल टू एम आर होता है, यानी कि जो आपकी ये ए आर होती है एवरेज रेवेन्यू करा हुआ है और ये आपका एम आर है। और जहाँ पर एम सी एम आर को कट करता है वहाँ पर आउटपुट का डिसीजन होता है, और जहाँ से ये लाइन इस ए आर को टच करेगी वहाँ से प्राइस का डिसीजन होता है, यानी कि कीमत डिसाइड की जाती है। अगर यहाँ पर ए सी को हम ले लेते हैं, ए सी को, तो ये जहाँ पर इस लाइन को ये टच करता है वहाँ से कॉस्ट का डिसीजन हो जाता है। तो चलिए देखिए, ये अगर पॉइंट आप लेते हो तो ये तो आपको दिखा रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट को, बी पॉइंट, तो ठीक है ना। और डी क्या है कि ए सी इक्वल टू ए आर का क्या मतलब होता है। वैसे देखिए ए सी इक्वल टू ए आर अगर ऐसे होते ये कि ये ए आर है और ये यहाँ पर इसका जो मिनिमम पॉइंट को अगर टच करता तो हम इसको बोल देते नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट तो है नहीं यहाँ पर कि ए सी इक्वल टू एयर, कंडीशन तो पूरी है लेकिन इसके मिनिमम पॉइंट को नहीं बल्कि बढ़ते हुए उसको हिस्से को ये टच करा। तो देखिए लेकिन हमने क्या बताना कि मोनोपोली में गवर्नमेंट ऐसा कौन सा प्राइस डिसाइड करे कि जिससे समाज के लिए आउटपुट ऑप्टिमम हो। तो वो आउटपुट होगा ऑप्टिमम सी पॉइंट पर, और सी पॉइंट आपको क्या दिखा रहा है कि एम आर इक्वल टू ए सी, यानी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है, जो भी मार्जिनल रेवेन्यू हो वो उसकी पर यूनिट कॉस्ट के बराबर आनी चाहिए, यानी कि जो भी पर यूनिट वो कॉस्ट लगाएगा। देखिए मान लिया जाए कि उसने कोई भी एक प्रोडक्ट सेल किया, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट सेल करने से जो उसकी आय हुई ये तो होगी उसकी एम आर, और मार्जिनल कॉस्ट कौन सी होगी, मार्जिनल कॉस्ट वो एवरेज कॉस्ट कौन सी होगी, जो वो उस प्रोडक्ट को बना रहा है जिसके वो प्राइस डिसाइड करेगा। तो वो करें कि एवरेज कॉस्ट के इक्वल होने चाहिए। अब एवरेज कॉस्ट के इक्वल कैसे होने चाहिए, यहाँ पर आप देखिए, मान लिया जाए कि आपके घर के पास कोई भी एक फैक्ट्री है, जो वो फैक्ट्री जो है उस फैक्ट्री से मान लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा धुआं उससे निकलता है और आपका घर इसके आसपास ही है, यहीं पर है, और मान लेते हैं कि आपके यहाँ पर छत पर कोई भी एक तार आपने बांधी हुई है और उस तार पर आप डेली कपड़े सुखाते हो। जब से ये फैक्ट्री लगी है उससे पहले आपका जो डिटर्जेंट लगता था, जो साबुन सरफ लगता था, मानकर चलो कि आपका लगता था 50 रुपये का लगता था 10 दिन का। अब वही कॉस्ट बढ़कर हो जाती है, मान लिया जाए कि 70 रुपये। अब ये फैक्ट्री वाले जब जो भी प्रोडक्ट बनाते होंगे तो ये आपके प्रोडक्ट के इस अपने प्रोडक्ट में आपकी कॉस्ट 20 रुपये थोड़ा ऐड करेंगे कि मतलब जितना भी आपका आएगा वो आपको पे थोड़ा करेंगे। तो वो करेंगे फैक्ट्री को या जो भी है मोनोपोली में वो प्राइस डिसाइड। ये तो सिंपल एग्जांपल लिया मैंने आपको समझाने के लिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ऑप्टिमल आउटपुट वहाँ पर होगा जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगी, तो वो है सी पॉइंट। आई होप कि यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब उसके बाद चलिए, उसके बाद देखिए
क्या पूछागा कि इफ द प्रोड्यूसर पे द प्राइस फॉर ईच ऑफ द इनपुट्स, वो करें कि जो एक प्रोड्यूसर जो उत्पादक करता है वो अपने मतलब जो प्राइस है इनपुट के दैट इज यूज इक्वल टू इट्स वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कोई भी प्रोड्यूसर है जो अपने प्रोडक्ट के प्राइस रखता है उसकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर। देखो ये लिखा हुआ ना कि इफ द प्रोड्यूसर पेज द प्राइस, यानी कि जो पे द प्राइस फॉर ईच ऑफ द इनपुट दैट यूज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट देन विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग डज ही अर्न। तो वो करें कि अगर वो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी कीमत रखता है तो आप उसको क्या बोलोगे? क्या आप उसको मोनोपोली प्रॉफिट बोलोगे, या उसको पॉजिटिव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलोगे, या उसको नेगेटिव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलोगे? देखिए ना तो आप उसको मोनोपोली प्रॉफिट बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? वो करें कि वो उसके प्राइस उतने ही डिसाइड करता है, ठीक है ना, कितना, जितना उसकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो वो करे कि जब इसकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी प्राइस डिसाइड होते तो वो होगा आपका जीरो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर आप इसको नॉर्मल प्रॉफिट बोल सकते हो। जीरो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा लाभ नहीं मिल रहा है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही मिल रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पर होता है? जहाँ पर आपको एक तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट की क्या होती है, ए सी इक्वल टू ए आर, कि एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो। तो इसलिए करें कि उसके प्राइस उतने ही डिसाइड किए जा रहे हैं जितना उसकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है। आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। ये करें कि अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, देखो आप सभी जानते हो कि मोनोपोली होती है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? एकाधिकार, ठीक है, एकाधिकार। एकाधिकार जो होता है वो आपको क्या बताता है? एकाधिकार के अंदर क्या होता है कि एक बेचने वाला होता है, यानी कि जो सेलर होता है वो होता है एक, और जो बायर्स होते हैं वो होते हैं मैनी, यानी कि मैनी सेलर्स मैनी बायर्स होते हैं, खाली एक सिंगल सेलर होता है। ये आप इसकी अजम्पशन को जानते हो। अब ये क्या करता है कि मुंह देखकर थप्पड़ मारता है। इसका मतलब क्या है कि ये उस हिसाब से इसके अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो होता नहीं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि अलग अलग बंदे से अलग अलग ये चार्ज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये करे कि कहाँ पर ज़्यादा चार्ज करेगा, कहाँ पर कम, ये एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए एक होती है लोच, जिसको आप लोच बोलते हो, या फिर इसको आप इलास्टिसिटी बोल सकते हो। इलास्टिसिटी जो होती है ये, आप जितने ज़्यादा इलास्टिक होगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जितने आप इनइलास्टिक हो जाओगे, रिजिड हो जाओगे, उतना ही नुकसानदायक होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये कह रहे हैं कि जहाँ पर इलास्टिसिटी है ज़्यादा, यानी कि इलास्टिसिटी क्या है, ज़्यादा है, वहाँ पर तो ये प्राइस रखेगा कम, यानी कि कम प्राइस रखेगा, और जहाँ पर है इलास्टिसिटी कम वहाँ पर ये प्राइस रखेगा ज़्यादा। आप सभी समझते हो कि जहाँ पर इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, कम का, कि इस प्रोडक्ट को ये परचेज करेंगे ही करेंगे, ये इसके प्रति इतने ज़्यादा समर्पित है। और यहाँ पर है कि चलो सस्ता मिल रहा है तो ले लेते हैं, अगर महंगा मिलता है तो छोड़ देते हैं, ये इस तरीके के लोग हैं। तो आपने देख लिया कि जहाँ पर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी वहाँ कम कीमत बेचकर ज़्यादा, कम कीमत रख के ज़्यादा उत्पादन बेचा जाएगा, और जहाँ पर इलास्टिसिटी कम होगी वहाँ ज़्यादा प्राइस रख के ज़्यादा प्राइस रख के कम उत्पादन बेचा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप। तो चलिए इसे एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मार्केट फर्स्ट, ये करें कि एक मार्केट है, कोई भी ये फर्स्ट मार्केट है और ये कोई सेकेंड मार्केट है। वो करें कि यहाँ पर जो इलास्टिसिटी डिमांड है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, एक मार्केट में है, पहली मार्केट में है 2 और सेकंड मार्केट में है 1। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जो है ये तो है लेस देन 1 वाली सिचुएशन और ये है ग्रेटर देन 1 वाली। तो यहाँ पर ज़्यादा इलास्टिसिटी है। ये ऐसे बंदे हैं यहाँ पर इस मार्केट में जो लोग रहते हैं कि सस्ता मिलेगा तो ले लेंगे, अगर महंगा कर देते तो नहीं लेंगे। ये ऐसे कि महंगा करो सस्ता करो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता इनको, ये इस प्रोडक्ट को लेंगे ही लेंगे, मतलब फ़र्क तो पड़ेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो अब इसकी देख लेते, पढ़ लेते हैं इसको। ये क्या कह रहा है कि आपने देख लिया कि फर्स्ट जो मार्केट है वहाँ पर आपने देख लिया कि इलास्टिसिटी जो है वो 2 है, ये मार्केट है यहाँ पर, और सेकंड वाले मार्केट में है 1। ये देखिए अब इसके आधार पर ही आप इसको सोल्व कर लोगे। अब वो करे कि यहाँ पर देखिए टू चार्ज ए हायर प्राइस इन मार्केट 1, वो करे कि यहाँ पर ज़्यादा कीमत लेगा, ले ही नहीं सकता क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है और ये तो यहाँ से भाग जाएंगे, छोड़कर इसको नहीं लेंगे। दूसरा है कि टू चार्ज ए हायर प्राइस इन मार्केट 2, हाँ बिल्कुल ये रिजिड है, ये इसको लेंगे ही लेंगे, महंगा हो जाएगा तब भी ले लेंगे।
अब उसके बाद टू चार्ज द सेम प्राइस इन बोथ द मार्केट, ये बिल्कुल फेल है। क्यों? क्योंकि इसमें तो कम प्राइस रखेंगे ज़्यादा उत्पादन बेचेंगे, इसमें ज़्यादा प्राइस रखेंगे कम उत्पादन बेचेंगे। अब वो कह रहे हैं कि इन मार्केट फर्स्ट चार्ज डबल द प्राइस, वो कह रहे हैं कि पहली मार्केट से ना वो डबल प्राइस चार्ज करेगा, किसकी बजाय? द चार्ज इन मार्केट टू, दो की बजाय। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो डबल चार्ज करेगा, पता नहीं कितने चार्ज करेगा, लेकिन इतना पता है कि वो इसमें ज़्यादा चार्ज इसमें कम। ये वाली तो देखो, इन्हें कहा कि इन मार्केट, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये वाली जो डी वाली है। इसमें क्या बोला कि एक मार्केट से ना वो डबल प्राइस चार्ज करेगा, इससे तो सिंगल भी नहीं कर सकता वो, यानी कि बहुत ही कम प्राइस रखने पड़ेंगे क्योंकि इनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। और उसने कहा कि इन मार्केट फर्स्ट चार्ज डबल द प्राइस ऑफ द चार्ज इन मार्केट टू, सेकंड वाले से इसमें ज़्यादा। ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल है। जो मैंने आपको फंडा बताया वही आप याद रखोगे, उसी से ही जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो कहीं पर भी आए वो ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए कि इन द लॉन्ग पीरियड, यानी कि एक लॉन्ग पीरियड का क्या मतलब है? दीर्घ काल की बात की जा रही है, परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आप सभी जानते हो कि जब शॉर्ट रन की बात होती है तो यहाँ पर 3 तरीके के प्रॉफिट मिलते हैं। यहाँ पर मिलता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको इकोनॉमिक प्रॉफिट भी हम बोलते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इसका मतलब होता है कि जब एवरेज कॉस्ट आपकी कम है और एवरेज रेवेन्यू आपकी ज़्यादा है। और एक होता है, इसका डायग्राम कौन सा हो जाएगा? आप सभी जानते हो कि AR इक्वल टू MR होती है, इसमें जो AR इक्वल टू MR होती है। और इसमें जब सुपर नॉर्मल की बात करते हैं तो ये आपकी MC इक्वल टू MR होती है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट होती है। तो इसका यहाँ पर ये डिसीजन होगा, ये जो हिस्सा आपका ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को दर्शाएगा। उसके बाद देखिए फिर मिलता है शॉर्ट रन में, जो शॉर्ट रन होता है उसमें नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एवरेज कॉस्ट आपकी एवरेज रेवेन्यू के बराबर है। फिर उसके बाद होता है मिनिमम लॉस। मिनिमम लॉस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब एवरेज कॉस्ट आपकी ज़्यादा है एवरेज रेवेन्यू से। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट का, जितना भी फिक्स कॉस्ट होती है उसका लॉस उठाया जा रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। और इसका मैं आपको बताती हूँ कि इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग पीरियड, हाँ लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि ओनली परफेक्ट कंपटीशन में ना सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता है। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब है? जहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट 0 है या इकोनॉमिक प्रॉफिट 0 है, इसका मतलब होता है कि ऑलवेज एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगी। उसका डायग्राम सिंपल वाला ये रहेगा कि ये मार्जिनल कॉस्ट है और ये एवरेज कॉस्ट है, ये इसके मिनिमम पॉइंट पर ये इसको टच करेगी यहाँ पर। तो ये क्या होगी आपकी एवरेज कॉस्ट। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट ही ऑलवेज क्या होगा? परफेक्ट कंपटीशन में मिलेगा। और इसी अजम्पशन है ये कि देयर आर नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन ए सिस्टम, इसका कोई मतलब नहीं है इससे। ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो इसके अंदर होती ही नहीं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या होते हैं? इंडस्ट्री डिसाइड करता है। और जब प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करता है, ये इंडस्ट्री है और ये फर्म इस दिए हुए प्राइस पर ये क्या इस प्रोडक्ट को सेल करती रहती है। जब ये प्राइस डिसाइड कर देता है तो इसके पास कोई चांस नहीं होता इस प्राइस को बढ़ाने का। किस कारण से नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर जो फर्मों का साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, इसलिए वो सप्लाई को ना तो उनके आने से सप्लाई बढ़ती ना उनके जाने से सप्लाई घटती, इसलिए प्राइस यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहता है। तो ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कहीं से भी ए मार्केट से, मान लिया जाए कि आप कहीं जहाँ पर भी रहते हो उसे एक जगह आप 50 किलोमीटर दूरी पर लेकर जाते हो और एक दूसरी जगह आप 10 किलोमीटर दूर, तो ये जो 50 किलोमीटर दूरी पर ये प्रोडक्ट गया है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लोगे कि ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आई और यहाँ पर कम, ऐसा कुछ नहीं है। जितना है आपकी कॉस्ट उतनी ही रहेगी। तो चलिए एक ये क्वेश्चन है तो नहीं इसका, लेकिन फिर भी इसको भी कर लेते हैं कि लेबर बिकम रेडी टू वर्क ओवर टाइम। वे करें कि लेबर तैयार रहती है ज़्यादा काम करने के लिए, कब कैसे? इंडस्ट्री पेज इट, वो करें कि एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी वेज। एफिशिएंसी वेज का मतलब है जब ज़्यादा वेज उसको मिलेंगे, उसको एक्स्ट्रा वर्क के अगर एक्स्ट्रा वेजेज मिलते हैं तो वो बिल्कुल सही बात है, तो वो रेडी रहेगी। तो वो कह रहे हैं कि ये दोनों ही ठीक है और इसका ये क्या है, ये जो रीजन है ये इसका सही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। ये दोनों सही हैं ए और बी, बट लेकिन ये जो आर, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की एक्सप्लेनेशन नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। और ये दोनों के दोनों राइट हैं और जो आर है वो ए को सही एक्सप्लेन भी करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को एक बार आप समझिए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है कि जब इनकम इंक्रीज करती है, इनकम अगर आपकी इंक्रीज करती है तो इनकम के बढ़ने के साथ साथ जो टैक्स रेट होती है वो भी बढ़ती है। तो ये करें कि ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है।
कि द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जनरली एक्सेप्टेड स्टेट पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट इसको जनरली एक्सेप्ट कर लेते, बिल्कुल राइट बात है, ये सत्य है। दूसरा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन डज नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड, ये गलत है। देखिए क्यों, जब ये क्या होता है कि जो अमीर आदमी होते प्रोग्रेसिव टैक्स उनके ऊपर ज़्यादा होता है और गरीबों के ऊपर ये कम लगता है। क्यों? अमीरों की आय ज़्यादा होती है और गरीबों की कम होती है, इसलिए अमीरों पे ज़्यादा लगेगा, गरीबों पर ये कम लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अमीरों से गवर्नमेंट टैक्स लेगी और गरीबों के वेलफेयर के लिए उसको खर्च करेगी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। इन्होंने क्या कहा कि इफेक्ट ही नहीं करता, तो इसका ए करेक्ट है और आर जो है ना वो रॉन्ग है। अब उसके बाद आगे चलिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा थ्योरी के साथ आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया कि द ओलिगोपोली मॉडल, ओलिगोपोली क्या होती है? ओलिगोपोली जैसे आपने देखा ना कि परफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन के बाद अपने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, आपने उसके बाद देखा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, मोनोपोली कंपटीशन होता है, ऐसे ही ओलिगोपोली कंपटीशन भी होता है। तो ओलिगोपोली कंपटीशन का मतलब होता है इसमें 5 या 6 ही फर्में होती हैं और इसमें जो फर्में होती नहीं है 5-6, ये फर्में इस तरीके की होती हैं। इनमें से कुछ फर्में तो ऐसी होती हैं, 2-3 फर्में ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा, मान लिया जाए कि 70% मार्केट को कैप्चर कर रही होती है, और 2 के बाद जो 4 बचेगी ना वो ऐसी होती हैं कि उनके पास सारी ही 30% मार्केट होती है। तो इस तरीके का या तो बहुत बड़ी बड़ी फर्में होती हैं या बिल्कुल छोटी फर्में भी होती हैं, मतलब जो साइज होता है। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि द ओलिगोपोली मॉडल इन विच द बिजनेसमैन, वह करेंगे जो बिजनेसमैन है वो अज्यूम कर लेते हैं दैट दिस कंपटीटर आउटपुट आर फिक्स साइमल्टेनियसली डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो वो करेंगे, वो मान कर चलते हैं कि जब हम उत्पादन करेंगे तो जो हमारा कंपटीटर है वो अपने आउटपुट को चेंज नहीं करेगा। देखो ये क्या करें, ये करें कि ओलिगोपोली के अंदर वो कौन सा मॉडल है जिसके अंदर वो मान कर चलते हैं कि जो दूसरा उसका कंपटीटर है वो आउटपुट को चेंज नहीं करेगा। ये देखिए किसकी अजम्पशन है ये, तो इस अजम्पशन के साथ आपको जाना पड़ेगा। ये अजम्पशन क्या है? ये अजम्पशन है कुर्नो मॉडल की, जो कुर्नोट मॉडल है ना ये उसकी अजम्पशन है। कुर्नोट मॉडल में क्या है, जो कुर्नो का जो मॉडल है वो 1938 के अंदर आया था, 1938 में। और ये क्या है, एक तरीके से इसके अंदर अगर आप सॉल्यूशन देखोगे ना, पहले क्या है कि स्टेबल है या नहीं है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं सॉल्यूशन लास्ट में मिल जाता है। यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, मार्जिनल जो कॉस्ट होती है वो होती है 0। मार्जिनल कॉस्ट 0 होने का मतलब है जो भी एक, जहाँ भी इन जो भी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, इनको मान लिया जाए कि पानी का एक झरना है, फ्री में वहाँ से इनको पानी मिला हुआ है, इसलिए एक्स्ट्रा जो भी ये प्रोड्यूस करते हैं उसकी एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आती है वो 0 आती है, तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर होती नहीं। एक विक्रेता, यहाँ पर जो एक विक्रेता होता, जो बेचने वाला होता, वो मान लेता है कि उसका प्रतिद्वंदी अपनी सप्लाई को चेंज नहीं करेगा या आउटपुट को चेंज नहीं करेगा ये, और बाद में जब आउटपुट को चेंज नहीं करते, इसमें इसी के मॉडल के अंदर वो आउटपुट वॉर पाया जाता है। कारण क्या है कि बाद में जब ये देखता कि वो चेंज कर लेता तो ये बाद की बात है, लेकिन अजम्पशन यही है कि वो आउटपुट को चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या है, दूसरे को ये मानकर चलते हैं कि वो आउटपुट को चेंज करने वाला नहीं है। अब इसके अंदर देखिए अब अगर आपने देखा होगा कि जब आप इंडस्ट्री का निकालते हो कुर्नोट मॉडल में, इंडस्ट्री का बारे में बात करते हैं जिसमें बहुत सारी फर्में होती है, फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि n जितनी फर्में हैं n+1, तो इस तरीके से निकाल लेते हो। जब सिंगल एक फर्म का निकालते हैं तो 1/n+1 हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद है क्वेश्चन आपका पोल स्वीजी, यानी कि जो पोल स्वीजी हैं, पोल स्वीजी को आप जानते हो कि पोल स्वीजी मॉडल जो है वो भी ओलिगोपोली मॉडल है। और इसने क्या दिया था, किंग डिमांड करव के बारे में बात की है। जो किंग डिमांड करव है, किंग का क्या मतलब है कि डिमांड करव का बीच में से एक तरीके से सीधा ना होकर इस तरीके से हो जाना, तो इसको बोलते हैं किंग डिमांड करव। तो वो करें कि यहाँ पर जो ये किंग डिमांड करव है ये आपको क्या बताता है इसके बारे में, पोल स्वीजी मॉडल। तो वो करेंगे जो पोल स्वीजी मॉडल है, अब ये पूछ सकते हैं कि जो किंग डिमांड करो किसने दिया, पोल स्वीजी ने दिया। ये किस चीज़ का मॉडल है, ओलिगोपोली का मॉडल है। तो करें कि जो किंग होता है ना, ये जो यहाँ पर ये जो किंग है, ये वाले इस पॉइंट की ये बात कर रहे हैं। तो करें कि जो किंग है ना ये क्या रिप्रेजेंट्स करता है, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, उस चीज़ को रिजिड कर मतलब क्वांटिटी रिजिड है या फिर प्राइस रिजिड है या फिर दोनों रिजिड है। देखिए इसका आंसर है दोनों। अब दोनों का क्या मतलब है, उस दोनों के मतलब को मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए ये वो पॉइंट है, ये जो यहाँ पर रिजिड की बात बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर ना तो आउटपुट चेंज होता है और ना ही प्राइस, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी वो क्या हो जाते
रिजिड हो जाते हैं, आउटपुट और प्राइस को प्रभावित नहीं करते। देखिए यहाँ पर साइज जो ओलिगोपोली में मैंने बता दिया है, तो साइज बहुत छोटा होता है या बहुत बड़ा होता है। और जो ओलिगोपोली होती है इसमें इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर यहाँ पर देखोगे तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, और यहाँ पर देखते हो तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। ये ग्रेटर देन का क्या मतलब, यदि एक फर्म प्राइस बढ़ाती है तो दूसरी फर्म उसको फॉलो नहीं करेगी। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई है, यदि एक फर्म प्राइस को बढ़ाएगी तो दूसरी उसको फॉलो नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या बताया गया, यदि एक फर्म प्राइस को घटाती है तो दूसरी फर्में उसको फॉलो करेंगी। तो ये आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं ये किंग डिमांड करा हुआ है आपका। उसके बाद चलिए आगे, जो उसके क्वेश्चन है कि टेक्निकल जो ये देखिए मैच करना कि टेक्निकल मोनोपोली किसके साथ जाएगा, ग्लोबल मार्केट किसके साथ जाएगा, लीगल मोनोपोली किसके साथ जाएगा, और ओलिगोपोली किसके साथ जाएगा। देखिए ए का है थर्ड, अभी मैच करवा देती हूँ आपका। ए का है तीसरा, और जो बी है उसका है फर्स्ट, बी का है फर्स्ट, और जो सी है उसका है फोर्थ, सी का है फोर्थ, और जो डी है उसका है 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्निकल जो मोनोपोली है वो किसके साथ जाएगा, कोका कोला क्या होगा, एक तरीके से टेक्निकल मोनोपोली है। बी किसके साथ जाएगा, फोर्थ के साथ। ग्लोबल मार्केट में क्या होता है, पेटेंट राइट्स होते हैं, ये इसके साथ सॉरी जो बी है उसका क्या हो जाएगा, एक ग्लोबल मार्केट में क्या होता है, गोल्ड एंड सिल्वर होता है। ग्लोबल मार्केट की अगर आप बात करते हैं तो गोल्ड और सिल्वर हर जगह चलता है ना। और जो लीगल मोनोपोली होते हैं, लीगल मोनोपोली का मतलब होता है पेटेंट, और ओलिगोपोली का क्या मतलब होता है, यानी कि कार्टेल कहाँ पर होते हैं, ओलिगोपोली में होते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। उसके बाद चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक मॉडल ऑफ ओलिगोपोली, एक मॉडल है ओलिगोपोली का, और इसमें मानकर चलते हैं कि ए मॉडल ऑफ ओलिगोपोली इन विच वन बिजनेस सेट आउटपुट बिफोर द अदर बिजनेस टू डू इज। तो कह रहे हैं कि जब तक दूसरा मतलब कोई भी मतलब आउटपुट सेट करता है उससे पहले वाला उस आउटपुट को सेट कर लेता है। कि ए मॉडल ऑफ ओलिगोपोली इन विच वन बिजनेस सेट्स आउटपुट बिफोर द अदर बिजनेस डू इज, जब तक दूसरा करता है तब तक पहले वाला उस आउटपुट को डिसाइड कर लेता है। तो वो करें कि ये किसका मॉडल है, कुर्नो का मॉडल है, बर्ट्रैंड का मॉडल है, स्टेकलबर्ग का है, चैम्बरलिन का। तो ये मॉडल की जो अजम्पशन है वो है स्टेकलबर्ग मॉडल। तो देखिए जो स्टेकलबर्ग मॉडल है वो आपको क्या कहता है, जो स्टेकलबर्ग है, एक सेकेंड रुकिए, जो ये मॉडल है ये आपको कहता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो होगी पॉजिटिव, एमसी कुछ ना कुछ होगी, वो जीरो नहीं हो सकती। जैसे कुर्नो के मॉडल में क्या था, कुर्नो के मॉडल में उन्होंने माना था कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, जीरो है। लेकिन ये मानकर चलता है कि ना मार्जिन एक्स्ट्रा उत्पादन की जो लागत आती है वो जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। हो सकता है कि फर्म के पास्ट एक्सपीरियंस ना हो, ये मानकर चलता है कि वो लर्निंग बाय डूइंग से सीखे, यानी कि कर करके सीख रही है, गलती की उससे सीख लिया, इसने ये बात बोली। स्टेकलबर्ग जो अगर आप देखोगे इसका जो मॉडल है, जो ओरिजिनल की अगर बात करते हो तो यहाँ पर ओरिजिनल पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ आपने ये देखना कि इसकी जो अजम्पशन है वो अजम्पशन क्या कहती है, वो कहती है कि ये ऐसा कौन सा मॉडल है कि जो एक बिजनेसमैन अपना आउटपुट सेट कर लेता है जब तक दूसरा करता, तो वो स्टेकलबर्ग ओलिगोपोली मॉडल। ये सारी मैं मॉडल करवाऊंगी तब आप इन वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन संक कॉस्ट, ये मैंने कल ही इसकी वीडियो अपलोड की थी। संक कॉस्ट क्या होती है, संक कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि डूब चुकी होती है। तो वो ये करें कि संक कॉस्ट कोई मतलब इकोनॉमिक डिसीजन लेने में काम नहीं आती। इकोनॉमिक डिसीजन लेने में काम कैसे नहीं आती, मान लिया जाए कि आप कहीं पर पढ़ाई करने के लिए गए, वहाँ पर आपने एक रूम लिया और रूम थोड़ा गंदा था, आपने क्या किया उसके ऊपर पेंट करवा दिया। जब जैसे ही आप वहाँ से पढ़ाई करके निकलोगे तो ऐसा थोड़ा ना उस पेंट को उतार लाओगे, तो आपके डिसीजन में ये पेंट कहीं पर भी काम नहीं आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि संक कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट टू इकोनॉमिक डिसीजन, बिल्कुल सही है। दूसरा द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सच रिसोर्स इज जीरो, बिल्कुल क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसकी तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ही नहीं, तो इसका अवसर लागत कुछ नहीं होगी, क्योंकि इसका इस अल्टरनेट को छोड़कर क्या करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हमने कल मैंने बात की थी ना शट डाउन पॉइंट की, शट डाउन पॉइंट क्या होता है, जब आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल रही होती है। तो इसी तरीके से जो संक कॉस्ट होती है वो भी ऐसी ही होती है जो डूब चुकी होती है। तो ये इसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। इसका कारण और ये क्या है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए रेलिवेंट इन केस ऑफ स्वीजी ओलिगोपोली मॉडल। देखिए जो स्वीजी ओलिगोपोली मॉडल अभी आपने देखा